कल क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, सुन रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? कल आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, कर लिया होगा सभी ने। तो लड़का नहीं आया यार, कर लिया क्या बेटा? महिमा यादव आंसर कर लिया? राहुल कुमावत तो कर लिया, तो आंसर लिखो, जब भी तो पता चलेगा आप लोगों को। नरेश, अरे आंसर लिख दिया। ये तो नरेश तूने जो ऑर्डर बनाया है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। प्रश्न अपना क्या था नरेश कुमार? प्रश्न अपना था कि निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ता हुआ क्रम में पूछा था ना। तूने जो क्रम बना रखा है ना वो घटता हुआ है। ये देखिए ये साइन ये घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है? ये वाला आएगा, आगे से आगे बढ़ते हुए रहेंगे हम। पहली बात ये है कि तुम्हें प्रश्न देखने से पहले प्रश्न को तो समझे। अगर एग्जाम के अंदर बढ़ता हुआ पूछ रहा है तो बढ़ता हुआ ही बताना है। महिमा 1 2 6 7 8 3 5 4। अब सब बच्चे अपना आंसर चेक करें, 1 2 आंसर दे रहे बैठे आराम से बात। ठीक है, देखो देखिए आंसर चेक करो अपना। लागू क्वेश्चन देना मेरे को एक बार। क्वेश्चन देखें आपका, क्वेश्चन में एक बार लिख देती हूँ यहाँ ऊपर। C2H5OS था, CH3OS था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल थी, पिक्रिक अम्ल था, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनॉल थी, ये हो गई पैरा नाइट्रो, फिर ऑर्थो क्रिसॉल था, उसके बाद में पैरा क्रिसॉल था, और ये फिनॉल खुद थी। यही थे, हो गए क्या 8? आप देखना बेटा, सबसे पहले तो अपने को पता है कि अल्कोहल की अम्लीयता फिनॉल की तुलना में कम होती है। तो तुम्हें यहाँ 2 अल्कोहल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एथेनॉल, एक दिख रहा है मेथेनॉल। तो ध्यान दो कि एथेनॉल और मेथेनॉल में महिमा तुमने फर्स्ट नंबर वाला बनाया ना सबसे पहले सबसे कम। हाँ, इसमें तो मुझे लग रहा है ठीक बनाया है। देखते हैं अभी। देखो क्या होता है आर ग्रुप, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से अपन ने पढ़ा था। ये था OH, मैंने आपको बताया था कि यदि ये आर ग्रुप H अपने को पता है दोनों में 1 डिग्री है। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप बड़ा होगा, कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी। अब देखो मेथेनॉल में तो केवल देने वाले कितने कार्बन है 1, और एथेनॉल में कितने कार्बन है 2। तो 2 कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन का धनावेश ज्यादा संतुष्ट होगा, और कार्बन का धनावेश अगर संतुष्ट हो गया तो ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने, ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा तो हाइड्रोजन भी मुक्त नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए एथेनॉल और मेथेनॉल में एथेनॉल की अम्लीयता सबसे कम है, तो नंबर मिलेगा 1 नंबर। आगे चलो, उसके बाद 2 नंबर। आ गई बात समझ में? अब देखो फिनॉल है ये सारी, फिनॉल में यदि प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ रहे, आपको बताया था कि यदि प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ रहेगा तो अम्लीयता कम हो जाएगी। समझ गए? क्यों हो जाएगी? क्योंकि आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है बिल्कुल क्लियर। ध्यान दो, आवाज आ रही है क्या सभी को? आवाज आ रही है? बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, देखो ध्यान दो। अच्छा हाँ बेटा, वो तुम्हारे पास ही नहीं आ रही है आवाज, देखो ध्यान दो। फिनॉल में क्या करना है, देखो ध्यान से सुनेंगे। यदि प्लस आई प्रभाव वाले बताया था तुम्हें समूह जुड़ जाते हैं तो होता क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व पहले से यहाँ इन स्थितियों पे ज्यादा होता है, कल बताया था ऑर्थो और पैरा के ऊपर। और यदि अपन और दाता लगा देंगे तो और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे,
तो फिर ये कार्बन ऊपर वाले कार्बन को ऑर्डर देंगे कि भाई ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मत खींचो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। तो यदि कोई समूह ऑर्थो पे लगा हुआ हो, ध्यान दो दाता, तो बेटा इस और इस कार्बन की दूरी देखो बहुत कम है, तो ये तुरंत इसको सूचना पहुंचा देगा कि भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचना बंद कर दो। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए यदि ऑर्थो पे दाता जुड़ा हुआ रहेगा तो अम्लीयता और कम होगी। यदि मेटा पे जुड़ा हुआ रहेगा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटा पे तो वैसे देखो माइनस चार्ज नहीं होता। यदि पैरा पे जुड़ा हुआ रहेगा तो ऑर्थो की तुलना में प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो की दूरी कम है, तो इसीलिए कार्बन को जल्दी मैसेज कर पाएगा। तो इसीलिए ध्यान दो, ऑर्थो दिख रहा है तुम्हें कहीं, ये देखो ये दिख गया ऑर्थोक्रिसॉल, तो इसीलिए इसकी अम्लीयता क्या होगी, सबसे कम होगी। तो पकड़ो इसको कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया मैंने 6 नंबर का। आगे चलते हैं, फिर आएगा पैरा वाला 7 नंबर वाला महिमा, अभी तक बनाया है जो ऑर्डर बिल्कुल सही है। अब ध्यान दो, महिमा ने लिखा है कि 6 और 7 वाले जो है वो बराबर होंगे, वो बिल्कुल सही बात है बेटा। कारण ये है क्योंकि देखो इनकी जो पैरा वाले और ऑर्थो वाले तुमने पीकेबी के मान देखे होंगे सारणी में, देखें ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल के मान देखो, दोनों के लिए 10.2 लिखे हुए हैं, तो दोनों के लिए बराबर है, तो अम्लीयता मतलब दोनों की बराबर होगी। समझ में आ गई बात? लेकिन वैसे ये चीज ध्यान दो, प्रभाव देख ले, कुछ अगर फर्क पड़ता भी होता तो, जैसे मान लो इस CH3 की जगह यदि मैं यहाँ तो लगा दूं एथिल C2H5 और यहाँ लगा दूं CH3, जब किसका ज्यादा हो जाएगा, ऑर्थो वाले का, क्योंकि देने वाले समूह में कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बराबर का साइन लगा दो 6 और 7। अब देखो 8 नंबर वाले पे आ जाओ, 8 नंबर पे खुद क्या है, फिनॉल है, कोई माइनस आई प्रभाव वाले समूह नहीं है, ना प्लस आई वाले। फिर अपन देखते हैं इन सब में, देखो इन सब के अंदर देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है उसकी अम्लीयता कम होती है। कारण ध्यान दो, पैरा से कम क्यों होगी, क्योंकि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका काम क्या है, माइनस आई प्रभाव डालता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, परंतु ये एक प्रबल विद्युत तत्व है, खुद की भी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ऑक्सीजन की भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में दूरी कम होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे। मतलब अपन ने इसको यहाँ बिठाया था कि तो विद्युत ऋणात्मकता को यहाँ से खींच, ऑर्थो पे बैठ के ये जो यहाँ माइनस चार्ज है इसको अपनी तरफ खींच ले, लेकिन ये खींचना भूल के इससे लड़ाई करने लग जाएगा ऊपर, मतलब इसको प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण इसको जो काम दिया गया था उसको भूल जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता को कम, ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का घनत्व उसको कम नहीं करेगा, खींचेगा नहीं। जब खींचेगा नहीं तो अम्लीयता क्या नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। आर्य वाष्प की इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम नहीं होगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे जाएंगे, कार्बन नहीं खींचेगा तो ऑक्सीजन के भी नहीं खींचेंगे। समझ गए? जबकि पैरा अधिकतम दूरी है दोनों के मध्य, तो प्रतिकर्षण का मान क्या होगा, कम होगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा। NO2 जिसको जो काम दिया गया है वही काम करेगा, NO2 अपनी ओर खींचता रहेगा। ध्यान दो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता इस कारण कम होती है क्योंकि ये भी एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये OH को प्रतिकर्षित करने लग जाता है, इसलिए अम्लीयता का मान कम हो जाता है। समझ गए? तो अब कम किसका होगा, इसका। तो 1 2 3 नंबर पे, उसके बाद चलते हैं 1 2 3 4 5 नंबर वाला, और लास्ट के अंदर कौन रह गया अपना, 1 2 3 4, ये बनेगा सही ऑर्डर। समझ गए? लेकिन महिमा ने सही बनाया है क्या, 1 2 6 7 8 3, उसके बाद में क्या लिखा है तुमने महिमा, 5 और 4, बिल्कुल सही बनाया है बेटा। एक लड़की का सही है बस केवल, बाकी आराम से मजे करते हैं, पढ़ने लिखने का कुछ काम है नहीं। ठीक है, खूब एंजॉय कर रहे हैं भाई, घर पे रह रहे हैं इसलिए खूब मजे करेंगे। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, अपनी अभिक्रियाओं पे चलते हैं अपन। जो OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं हैं, उन OH बंध विदलन की अभिक्रिया में 8 अभिक्रियाएं थी अपने कोर्स में, जिसमें से 7 मैंने तुम्हें कल पढ़ा दी। कौन कौन सी पढ़ा दी देखना,
हाँ भाई देखो इधर, सबसे पहले अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर आप लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद में सेकंड आती है ऑक्सीकरण, कि यदि प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सोडियम डाइक्रोमेट डाल दिया, केमिनोफोर डाल दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, तो फिनॉल ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेता है, बेंजोक्विनोन। एक लाल भूरे रंग का पदार्थ बनाएगा जिसे अपन कहेंगे बेंजोक्विनोन। उसके बाद जिंक से क्रिया करवाई थी तो क्या बन गया था, बेंजीन। जेडएनओ बाहर चला जाएगा, बेंजीन। जिंक मिला करके गर्म करेंगे तो जेडएनओ बाहर जाके बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दो, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण आता है बिल्कुल, फिनॉल का तो जाएगा OH, H जाएगा, और अम्ल का जाएगा OH। वही अम्ल की उपस्थिति के अंदर अपन एस्टर बना देंगे। फिर अपन ने पढ़ा था बेंजोइलीकरण। ध्यान दो, ये बेंजोइलीकरण दो तरीके से कर सकते हो तुम। एक तो फिनॉल लेंगे, उसकी क्रिया बेंजोइक अम्ल से करवा दो। ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ये होता है बेंजोइक अम्ल। वही अभिक्रिया होगी बेटा, अम्ल की उपस्थिति में HOH हटेगा। दूसरा बेंजोइलीकरण और करवा सकते हैं अपन, कि फिनॉल की क्रिया अपन बेंजिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड किसको बोलते हैं अपन, C+Cl को बोलते हैं। समझ में आ रही बात, ये है बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ से HCl बाहर जाएगा, दोनों में चीज एक ही बनेगी, देख लो। समझ गए, वही देखो O ऊपर रह गया, C+, और ये रिंग, मतलब फेनिल बेंजोएट कहते हैं अपन इसको। तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होगा, यहाँ से HCl चला जाएगा, ऊपर वाली में H2O चला जाएगा। समझ गए, ठीक है। ये अभिक्रिया आगे आएगी शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया के नाम से, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। ठीक है, ये की यही आएगी आगे। नेक्स्ट ध्यान दो मैम, ऑर्थो पर नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनता, ऑर्थो पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनता, किसमें ऑर्थो पर हाइड्रोजन बॉन्ड, NO2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। अच्छा बेटा यहाँ ध्यान दे, बनाता है क्यों नहीं बनाता, देखो ये OH हो गया, ये N डबल बॉन्ड हो, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेगा। यहाँ देखो पहली बात तो अपन पढ़ते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से प्रतिकर्षण शो करता है। तुमने हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अपन जो है ना, अभी अभी अपन फिनॉल का प्रभाव देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात, अपन OH बंद विचलन पढ़ रहे हैं, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से टूट करके ही बाहर जाएगा। ठीक है, H+ का रिमूव होना। अब जब H+ हट जाएगा तो H+ हटेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से बनेगी फिर। समझ रहे हैं बात, OH बंद विचलन का मतलब है H+ चला गया, प्रभाव अपन केवल O- का फिनॉक्साइड का देख रहे हैं। और यदि तुम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करती हो तो ध्यान दो, इस तरीके से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। अब अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बन गया, मतलब ये NO2 का ध्यान किधर है, हाइड्रोजन बंध बनाने में। उस समय फिर ये इसकी जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो ज्यादा था उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात भाई, कोई भी आदमी एक समय में एक ही काम कर सकता है। जब NO2 ने उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ध्यान लगा लिया अपना, तो फिर इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने में कहाँ ध्यान लगाया। उस स्थिति के अंदर अम्लीयता क्या हो जाएगी इसकी, बोलो, कम हो जाएगी। आ गई बात समझ, क्योंकि खींचेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ से। समझ में आ गई बात महिमा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अम्लीय, कम अम्लीय, और देखो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, केवल कितना फर्क है कि पीकेबी के मान देखोगे ना तुम सारणी में, तो पीकेबी के मान देखोगे तो पैरा के लिए तो कितने दिए हुए हैं, 7.1 या 2, ठीक है 7.1, और इस ऑर्थो के लिए कितने दिए हुए हैं, 7.2। 0.1 का ही फर्क है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो फर्क है कि दुर्बल आकर्षण, हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल बंध भी होता है, दुर्बल सा आकर्षण इनके मध्य हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, ये बेंजोइलीकरण अभिक्रिया हो गई। उसके बाद देखो फिर अपन ने पढ़ा था अमोनिया से क्रिया। ध्यान दो, अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनाया था तुमने, एनिलीन बनाया था, एनिलीन। उसके बाद में सातवीं अभिक्रिया देखे, PCl
5 से अभिक्रिया हमेशा क्या बाहर जाता है, POCl3। और उस POCl3 को यदि अपन दोबारा फिनॉल में मिला देंगे तो Cl3 मतलब 3 Cl हटाने के लिए 3 फिनॉल ले लेना, तो 3 HCl बाहर चले जाएंगे तो बन जाएगा ट्राइफेनिल फॉस्फेट। समझ गए थे। और लास्ट ध्यान देंगे 8वीं अभिक्रिया जो कल शायद अपने रह गई थी, वो है अपने इथरीकरण। ध्यान दो, इथरीकरण मतलब इथर का निर्माण होगा। सबसे पहले काम वही करना है अपने को, फिनॉल लो, इसमें डाल दो क्षार डालते यहाँ का H यहाँ का OH, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से करवा दो, जैसे CH3I से करवा दिया, किसी भी एल्किल हैलाइड से करा दो, तो यहाँ का Na इस X के साथ हट जाएगा, NaX बाहर, और ये जुड़ जाएगा रिंग के ऊपर जाकर के, तो क्या बन गया, OR। क्या है ये OR, ईथर। ROR को ही तो कहते हैं अपन ईथर। R की जगह बेंजीन रिंग लगा ली। समझ में आ गई बात ढंग से। क्या नामकरण पढ़ा था तुमने ईथर के लिए? ईथर के लिए अपन ने नामकरण पढ़ा था एल्कोक्सी एल्केन, तो ये क्या है, एल्कोक्सी बेंजीन। आ गई बात अच्छे समझ में। ये बन गया ईथर का निर्माण। अभिक्रिया को कैसे याद करना है, मैंने तुम्हें कल PDF भेजा था, उसमें तुमने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा, कर लिया था, मिल गया था PDF। ठीक है, फर्स्ट अभिक्रिया, 8 अभिक्रियाएं हैं OH बंध विदलन में। देखो कैसे याद करोगे, आपने अल्कोहल का निर्माण किया था, अल्कोहल के निर्माण की विधि, उसमें आपने बनाया था एक जहर ही पिया, वहां तो आप पी रहे थे जहर, और ये आप जहर का असर देखेंगे, क्या फिनॉल के रासायनिक में वो अपने ऊपर प्रभाव डालेगी, जैसे जहर पीते ही थोड़ी फर्क पड़ता है, फिर अल्कोहल पढ़ लोगे, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लोगे, फिनॉल बना लोगे, फिर फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में देखो, अरे ओ जहर ऐसा पिया था ना अल्कोहल के अंदर, ठीक है, अरे वो जहर ऐसा बुरा, पिया का तो पिया आएगा, ऐसा बुरा आज पिया इतना, ठीक है, उधर पिया था ना, वो इधर याद कर ले। समझ गए। ए का मतलब एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति, ऑक्सीकरण, जिंक के साथ क्रिया, एस्ट्रीकरण, बेंजोइलीकरण। ए का मीनिंग अमोनिया से क्रिया, पी का मीनिंग पीना, PCl5, और लास्ट का इथरीकरण। समझ में आ गई ढंग से बात। अब पढ़ेंगे दूसरी अभिक्रिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। मैं पूछूंगी अभी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी कि नाभिक नहीं होगी, खुद ही बता देंगे, ध्यान देंगे। अब नंबर 2 पे आएगी बेंजीन वाले की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया। अब बेंजीन वलय की अभिक्रिया से मतलब क्या है बेटा, आपने बेंजीन वलय में फिनॉल के अंदर आपने क्या देखा था कि ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा, माइनस चार्ज था तीनों स्थितियों पे। तो बताओ इनके ऊपर आक्रमण करने वाला कौन से चार्ज वाला होना चाहिए, माइनस पे आक्रमण कौन करेगा, प्लस, तो यहाँ आक्रमण करने वाला पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। अब पॉजिटिव चार्ज वाले को अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं, नाभिक्स नहीं कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अपन नाभिक्स नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं। 1 नंबर डाल देती हूँ, 2 नंबर डाल देती हूँ, जो सही है उसके लिए आंसर दो। बोलो, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, नाभिक्स नहीं। 2 नंबर वाला नरेश, नाभिक्स नहीं। हाँ भाई, और कोई, संजय 1 नंबर। 2 ही तो ऑप्शन है, आधे 1 बता देंगे, आधा 2 बता देंगे। महिमा कह रही है 1 नंबर, चलो महिमा की बात मान लेते हैं। निशा कह रही है 1 नंबर। देखो सुनो ध्यान से, अरे स्नेही का मतलब क्या होता है, स्नेह रखने वाला। ये कह रहा है नाभिक से स्नेह रखने वाला, नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नाभिक पे चार्ज पता है प्लस होता है। अब नाभिक से स्नेह कौन रखेगा, अपने को ये बात अच्छे से पता है कि विपरीत आवेशों के मध्य तो होता है प्रेम, स्नेह होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण।
तो नाभिक से प्लस से स्नेह कौन रखेगा, माइनस चार्ज वाला। तो नाभिक नहीं होता है बेटा नेगेटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस, उससे स्नेह रखने वाले पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो अच्छे से समझ में आ गया कि बेंजीन वाले की जो अभिक्रियाएं होंगी उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। क्यों कहेंगे पता चल गया, क्योंकि बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स ने इन स्थितियों पे आक्रमण करेगा। ध्यान से सुन लो, मेटा पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटा के ऊपर माइनस चार्ज ही नहीं है, समझ गए। तो प्लस तो वही आक्रमण करेगा जहां पर क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो जबरदस्त अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाएं, तो कौन कौन सी है ध्यान से सुन ले, वही 8-10 अभिक्रियाएं इसमें भी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं हैलोजनीकरण पे, हेलो नहीं हाय कहो, देखो हैलोजनीकरण पे चलते हैं अपन। सबसे पहले हैलोजनीकरण, समझे ध्यान से, हैलोजनीकरण कुछ भी जोड़ सकते हैं Cl Br I में। मैंने क्या किया ध्यान से देखते जाओ, ले लिया अपना फिनॉल, फिनॉल की क्रिया जैसे मान लो मैं ब्रोमीनीकरण करवा दूं, हैलोजनीकरण में भी अगर Cl जोड़ोगे तो नाम होगा क्लोरीनीकरण, Br जोड़ोगे ब्रोमीनीकरण, समझ गए बेटा। 2 Br है आपके पास में, उन 2 Br में एक Br को तो मानना है माइनस का रूप और दूसरा Br क्या है, प्लस। अब ध्यान देंगे इन स्थितियों पे आक्रमण करेगा ये, यदि ऑर्थो पे यहाँ आक्रमण करेगा तो क्या निकल के आएगी बाहर, हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगी माइनस वाले के साथ, तो क्या बाहर चले जाएंगे, HBr। 1 2 3 तीनों स्थितियों पे आक्रमण करे तो कितने HBr बाहर जाएंगे, 3। और 3 जो प्लस वाले Br है वो प्लस वाला ही अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ने, वो आक्रमण करेगा यहाँ कर भी। तो ये प्लस वाला Br आक्रमण कर गया दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे, जब कुछ नहीं है एरो पे, जब तो तीनों स्थितियों पे आक्रमण होगा, समझ में आ गई बात। और बन जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। आ गई बात समझ में, नाम पता चल गया यूपीएससी, ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा। यदि इसी अभिक्रिया में ध्यान दे, यदि मैं मिला दूं CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ध्यान देंगे यदि Br2 डाला, सब कुछ वही, यहाँ कितने Br लग जाएंगे, 3 Br2 लगा देंगे ताकि संतुलित करने के लिए 6 Br हो गए, 3 तो जुड़ जाएंगे, 3 बाहर चले जाएंगे। हाँ भाई, अगर यहाँ एरो के ऊपर मैंने लगा दिया इसमें CS, तो बेटा कार्बन डाई सल्फाइड तीनों Br को एक साथ आक्रमण नहीं करने देगा। पहले तो यहाँ रोकने वाला कोई नहीं था, तो बिना रुकावट के दोनों ऑर्थो पे भी जुड़ गया, एक पैरा पे भी जुड़ गया। पर अब की बार यदि CS2 का आधिक्य डाल दिया तुमने, ये रोकेगा, मतलब 2 उत्पाद बनेंगे, एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो ध्यान देंगे इसके अंदर क्या क्या उत्पाद बनेंगे, एक बार तो Br को ऑर्थो पे जोड़ दो, प्लस एक बार Br कहाँ जुड़ेगा, पैरा के, और प्लस में क्या बाहर जाएंगे, HBr। और ये बात अलग अलग उत्पाद बनेंगे, जब कोई रोकने वाला नहीं है तो तीनों स्थितियों पे एक साथ आकर, क्योंकि ये Br का क्या है, आधिक्य है, यहाँ अधिक मात्रा में Br है, तो आधिक्य होने पर तीनों स्थितियों पे एक साथ आक्रमण होगा। और यदि CS2 डाल दिया तो ये CS2 क्या करता है, इस Br को क्या करेगा, रोक देगा, आक्रमण तीनों स्थितियों पे नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार ऑर्थो का उत्पाद बनेगा और एक बार पैरा बनेगा। समझ में आ गई बात ढंग से। नेक्स्ट अब अपन चलते हैं, ये पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो गई हैलोजनीकरण, एक एक लाइन की अभिक्रिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अपन चलते हैं सेकंड अभिक्रिया है अपनी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण ध्यान दो, नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रीकरण, दूसरी अभिक्रिया है अपने नाइट्रीकरण।
नाइट्रीकरण, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यदि आधिक्य होगा, अधिक मात्रा में होगा, जैसे अभी Br को देखा था तुमने, ब्रोमीन को अधिक मात्रा में था तो तीनों स्थितियों पे एक साथ जुड़ेगा। यदि कोई अम्ल प्रबल है तो वो तीनों स्थितियों पे एक साथ जुड़ेगा, और यदि दुर्बल है तो वो एक बार ऑर्थो बनाएगा, एक बार पैरा। तो मैंने क्या किया देखें, फिनॉल ली, इस फिनॉल की क्रिया नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से HNO3। अब HNO3 दो प्रकार का होता है, तनु और सांद्र। यदि तुमने तनु HNO3 डाला है जब, तो एक बार तो क्या होगा बेटा, ऑर्थो पे NO2 जुड़ेगा। अब NO2 कहाँ से आ गया, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे पहचानेंगे वो देखो। क्या इस HNO3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख लूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ OH, ये बंद टूटेगा तो OH पे तो कौन सा चार्ज आएगा, और NO2 पे प्लस। OH यहाँ से क्या बाहर निकाल लाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बाहर जाएगा, H2, अपना इलेक्ट्रॉन्स में ही जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात। एक बार NO2 ऑर्थो पे और एक बार NO2 कहाँ, पैरा पे जुड़ेगा, यदि तनु लिया है तो। और यदि मैंने ले लिया सांद्र HNO3 और साथ में अम्ल और डाल दिया, ये लो सांद्र HNO3 प्लस के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल दिया, सांद्र सल्फ्यूरिक ही डालो, प्रबल अम्ल, सांद्र H2SO4। तापमान अगर याद रहता है तो ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन था, याद रहे तो लिख दे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल की उपस्थिति में सांद्र HNO3 ले लिया, तीनों स्थितियों पे क्या करेगा, एक साथ आक्रमण करेगा। समझ गए, तो तीनों पे एक साथ NO2 जोड़ दो, तो ध्यान दो यहाँ NO2, फिर यहाँ भी NO2, फिर यहाँ भी NO2, इसमें प्लस में H2O लिख लेना, ठीक है, और इधर भी प्लस में H2O चले जाएंगे। बताओ भाई क्या बन गया, ये पिक्रिक अम्ल। आ गई बात समझ में, कि यदि सांद्र HNO3 देंगे तो तीनों स्थितियों में एक साथ योग होगा, और यदि तनु लेंगे HNO3 तो उस स्थिति के अंदर केवल और केवल ऑर्थो, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा के ऊपर योग होगा। आ गई बात अच्छे समझ में। तीसरी अभिक्रिया पे चलो बेटा, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण, हाँ भाई समझो, इधर नाम से ही पता चल रहा है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब किसका योग करवाना है, हाइड्रोजन का योग। समझ में आ रही है बात, देखते हैं देखिए क्या होता है हाइड्रोजनीकरण में। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का योग मतलब अपचयन भी कह सकते हैं अपन इसको, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग ही तो होता है बेटा, किसी न किसी धातु की उपस्थिति में होता है। जैसे निकल धातु ले लो, पैलेडियम धातु ले लो, प्लेटिनम धातु ले लो, तो इन धातुओं की उपस्थिति के अंदर प्रबल अपचयन होगा, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में जुड़ेगी। तो मैंने क्या लिया, ये ले लिया फिनॉल, हाँ प्लस के अंदर ये हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए H2 लिख लिया, और यहाँ किसी धातु जैसे निकल लिख लिया या पैलेडियम लिख लिया, जो तुम्हें याद है। देखना भाई हाइड्रोजन कहाँ जोड़े, हाइड्रोजन कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी, जहां ये तुम्हारा पाई बंद है वहां। समझ गए, इस पाई बंद को हटाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, समझ गए, फिर इसको भी हटाओ, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसको भी हटाओ, जहां तुम्हारे बॉन्ड दिख रहे हैं वहां सबको हटा करके कार्बन की संयोजकता को बंद हटाओगे तुम। जैसे तुम डबल बॉन्ड हटाओगे तो कार्बन की संयोजकता खाली होगी, अगर मैं ये बंद हटा दूंगी तो कार्बन की संयोजकता 3 हो जाएगी, तो कार्बन की, इस कार्बन के पास में तो है ही नहीं हाइड्रोजन। ये देखो ध्यान दो, यहाँ से ये बॉन्ड हटाया आपने, हटाते ही कार्बन की एक संयोजकता खाली होगी, क्योंकि इसके पास पहले से हाइड्रोजन नहीं थी, तो इसके पास 1 2 3 बंद थे और चौथा बंद पूरा हो रहा था डबल बॉन्ड से। तो अब मैं इस बॉन्ड को हटा दूं, हटाते ही इसकी एक संयोजकता खाली है, एक हाइड्रोजन ले लो, इस बॉन्ड की भी एक खाली होगी, एक हाइड्रोजन इसको। जहां जहां तुम्हारे डबल बॉन्ड है
उनको सबको हटा करके अपन एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि बेटा अगर अपन ऑर्थो पे ही जोड़े ना केवल हाइड्रोजन, तो ऑर्थो पे जोड़ेंगे तो कार्बन की संयोजकता क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। क्योंकि अगर ये एक तो बॉन्ड है यहाँ, तो पहले से ही 4 हो रही है कार्बन की संयोजकता, अब 4 के ऊपर तो हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकती, तो मुझे इस बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। जैसे देखो ये इस तरीके से है, जैसे मान लो ये एल्कीन, अब मैं इस बॉन्ड को तोड़ करके दोनों कार्बन की संयोजकता खाली होगी, इस बंद को हटाऊंगी, तो हटाएंगे तो फिर मुझे इस कार्बन को भी हाइड्रोजन देनी पड़ेगी और इसको भी हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। मतलब एल्कीन से क्या बना रहे हैं अपन, एल्केन। समझ गए? तो हाइड्रोजन, अब कितनी हाइड्रोजन लग गई तुम्हारी वो गिन लो, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 6 लग गई। तो इसके आगे कितने लगा देंगे अपन, 3, और ये बंद सारे हट जाएंगे बीच में से, और मैं क्या लिख दूंगी इसको, OH। ये लो, बिना, अब ये नहीं है कि HH लगा के दिखाओ, अरे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन के पास में 1 2 2 तो बंद दिख रहे हैं, और तीसरी हाइड्रोजन है और चौथी भी क्या है, हाइड्रोजन, पूरी है संयोजकता। तो ये क्या बन गई बताओ, फिनॉल से क्या बन गई, ये बंद हटाते कई बच्चे, जैसे तुमने भी कॉपी के अंदर यही कर रखा था, वो जो उदाहरण था उसमें ध्यान से देखो, तुमने बंद नहीं बना रखे। अगर तुमने बंद नहीं बनाए ना तो वो फिनॉल नहीं है, वो क्या है बताओ, क्या नाम है उसका, वो फिनॉल नहीं है, वो है साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ गए? ये फिनॉल नहीं रहेगी, ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन चुकी है। आ गई बात समझ में अच्छे से? ये हो गया धातुओं की उपस्थिति के अंदर, निकल पैलेडियम धातु की उपस्थिति में फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। अब अपन करवाते हैं हेलो नहीं हाय कहो तक पहुंच रहे हैं। 3 अभिक्रियाएं हो गई, चौथी अभिक्रिया देखो, कार्बोक्सिलीकरण। इसको अच्छे से समझ लो, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है। कार्बोक्सिलीकरण ये भी नाम से पता चल रहा है, मतलब कि ऑर्थो स्थिति पे, पैरा स्थिति पे क्या जुड़ेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आ गई बात? अब कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अंदर 2 अभिक्रियाएं अपने कोर्स में, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ध्यान से सुने। पहली अभिक्रिया तो है राइमर्टिमान अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। समझ गए? राइमर्टिमान और कोल्बे, कार्बोक्सिलीकरण में 2 है कोर्स में, ठीक है। सबसे पहले मैं चल रही हूँ कोल्बे, देखना ध्यान से सीखना ये चीजें। कोल्बे, मैं शब्दों से ही मतलब बता देती हूँ, ये चीज सुन लें, केमिस्ट्री में सबसे आसान है हर एक अभिक्रियाओं को याद करना, एक भी मिक्स नहीं होगी। कोल्बे खुद कह रही है मेरे अंदर क्या क्या चीजें है। सबसे पहले अपन ये कोल्बे पढ़ते हैं, राइमर्टिमान और कोल्बे 2 है, अपन पहले कोल्बे पढ़ते हैं। कोल्बे, देखना इस शब्द का मतलब, कोल्बे क्या कह रहा है खुद ही समझ जाओगे, देखना। ये कह रहा है फिनॉल तो लेनी है अपने को, ले लिए। अब इस कोल्बे के पीछे से शब्द को पकड़ो, क्या कह रहा है अपने को, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है बे का मीनिंग बेस से, बेस किसको बोलते हैं, क्षार को, क्षार से अभिक्रिया करवाओ, किसकी, फिनॉल की करवाओ। ये करवा दी क्षार, सबको पता है जब फिनॉल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। समझ गए? बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब कह रहा है, अब इस बे के बाद में सीधे आगे आ जाओ, को का मीनिंग कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 से अभिक्रिया करवाओ इसकी। ये कह रहा है CO2 से अभिक्रिया करवाओ। अब देखना मैं इस CO2 को कैसे लिखती हूँ, ध्यान देना। देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही होती है CO2 की संरचना। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, अपने को पता है, बंध को अपनी तरफ खींचेगी तो इस पे तो आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स ने ही को नहीं, कार्बन है। समझ में आ गई बात? ये बंध तोड़ देंगे अपन, तोड़ते ही कार्बन पे तो आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। तो क्या जुड़ा वो देखना। और बताओ ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्सीजन को यहाँ से निकलने वाली क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यहाँ। समझ गए? तो क्या जोड़ना है अपने को इसके साथ जोड़ना है C डबल बॉन्ड पे O और H।
और यहाँ क्या रह गया, ON। आ गई बात अच्छे से समझ में। कोलबे शब्द का मतलब समझ ले, बे का मीनिंग बेस डालो, बोल रहे ना कोलबे, कोल बोलने में इतना जोर नहीं आ रहा जितना बे, कोलबे। तो बे का मीनिंग बेस डालो फिनॉल में, सोडियम फिनॉक्साइड बना लो, को डालो, कार्बन डाइऑक्साइड डालो, तो ऑर्थो स्थिति के ऊपर जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें बी, और कोई शब्द रह गया क्या कोलबे का, देखो एल रह गया, एल का मीनिंग क्या डाले उसमें, लिक्विड। लिक्विड किसको कहते हैं अपन, पानी को, जल को कहते हैं। तो अब मैं इसका क्या करवा दूं, जल अपघटन, ये करवा दिया मैंने H2। ध्यान दो, H2O जैसे ही आप लेंगे HOH लिख ले, तो यहाँ का NaOH के साथ दोबारा NaOH बाहर, और उसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH। क्या बन गया बेटा, ये सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आ गई बात समझ में। सैलिसिलिक अम्ल का कौन सी अभिक्रिया हो गई है, कार्बोक्सिलीकरण। कैसे हुई है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑर्थो स्थिति, समझ गए। दो अभिक्रियाएं हैं इसमें, कोलबे राइमर्टिमान। ये तरीके आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि आप कोलबे का नाम तो भूलोगे नहीं, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कोलबे का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ऐसे तो कोलबे, राइमर्टिमान, क्रिस अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया सब मिक्स हो जाएगी एक साथ, तो पहचान करने के तरीके सीखो। कोलबे खुद कह रहा है कि मेरे अंदर कौन सी रासायनिक समीकरण, समझ गए। बे का मीनिंग बेस डालना, क्षार डालते ही तुम्हें बनाना आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। को का मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे, ये जुड़ जाएगा। प्लस माइनस आना चाहिए, पहचानना इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, किसका आक्रमण अपन इसके ऊपर करवाएंगे, कार्बन का। कार्बन का आक्रमण ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो ऑर्थो की हाइड्रोजन मिल जाएगी, और लास्ट में ल रह गया, लिक्विड डाल देंगे, जल डाल देंगे, तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा, समझ गए। ये हो गई फर्स्ट कार्बोक्सिलीकरण की पहली अभिक्रिया कोलबे। अब अपन चलते हैं सेकंड, राइमर टिमान। ध्यान से सीखेंगे, इसी जो अपन पढ़ रहे हैं बेंजीन वाला की इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया, इसमें ये राइमर टिमान दो जगह आएगी बेटा। एक तो आएगी कार्बोक्सिलीकरण छठे, ये चौथे नंबर की अभिक्रिया में, और एक अगर अपन आगे और पढ़ेंगे फॉर्मिलीकरण, उसमें भी आएगा राइमर टिमान नाम। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि कौन सा राइमर टिमान पूछ रहा है, वो नाम लिख के दे, राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया समझाइए, जब तो अभी जो बता रही हूँ वो करनी है। और केवल राइमर टिमान लिखा हुआ है तो क्या करनी है, ध्यान दो, मैं दोनों समझा रही हूँ। राइमर टिमान एक ही नाम है, अभिक्रियाओं के समीकरण दो हैं। वास्तव में राइमर टिमान क्या होती है वो समझो, देखो, और वही अपन शब्द से सीखेंगे। समझ में आ रहा है, मैंने आपको कहा था मैं ऑर्गेनिक आप लोगों के लिए इतनी इजी बना दूंगी कि बिल्कुल आपको यहाँ पर ऐसे अंगुलियों पे याद होगी सारी अभिक्रिया। अगर एक बार समझाए हुए को ढंग से सुन लिया, फिर उसको पढ़ लिया कॉपी से देख के, याद क्या करो, समीकरणों के साथ साथ जो लर्निंग मेथड सिखाए जा रहे हैं ना, उन लर्निंग मेथड को याद करो। ठीक है, जैसे अल्कोहल के निर्माण की विधियां ये पढ़ी थी अपन ने, एक जहर किया, फिर एल्कीन से कैसे बनाए, कार्बोनिल से कैसे बनाए, ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाए, ये चीजें याद। OH बंध विदलन में कौन कौन सी थी, RO बंध विदलन की कौन सी थी, फिनॉल के निर्माण की दो विधियां,